अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान के सारे अखबारों में जो तमाम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने बेटे बेटियों के विवाह में धर्म क्यों, जाति क्यों देखते हैं। जब मैं कोई बात बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बहुत ज्यादा चुभती है और फिर पूरी की पूरी बातचीत बजाय कांग्रेस पे शिवसेना पे हमले करने के मेरे ऊपर हमले करने लगते हैं। एक बात मैं जरूर मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक चीज को पकड़ के उसको घुमा देती है, फिर उसके आधार पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। तो उसको देखते हुए राम नाम और काम के साथ लोग हमारे साथ जुटते जा रहे हैं। आशुतोष जी का विश्लेषण जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज होता है, तो फिर ये तो साइन है ना कि एक अब की बार आशुतोष जी 400 पार, क्योंकि जानी दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। नहीं, पर वहां पर विश्लेषण आशुतोष जी वैसा नहीं करेंगे। आशुतोष जी ने एक और बात कही मजेदार, उन्होंने कहा कि कोई आपत्तिजनक बात राहुल गांधी ने नहीं की, तो आशुतोष जी आप डिंपल भाभी को फोन करके बता दीजिए। आशुतोष जी का स्टैंडर्ड अलग अलग है। उस समय मैंने पिछली डिबेट में कहा था, आशुतोष जी ने बोला मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। आशुतोष जी आज आपका टाइम ही खराब है और आपका विश्लेषण तो छोड़ दीजिए उसमें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। बीजेपी लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रही है। बीजेपी इसका कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती, चाहे दल कितना भी छोटा क्यों न हो। एक तरफ तमिलनाडु में पीएमके से बीजेपी का गठबंधन हुआ, तो दूसरी तरफ एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते नजर आए। तो वहीं झारखंड में जेएमएम विधायक और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। बिहार में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष वर्मा हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक कम से कम स्थिति ऐसी बनी हुई है जिससे लग रहा है कि हाँ, वहां पर इलेक्शन को लेकर बड़ी तैयारी है एनडीए की। वो इधर महाविकास अघाड़ी में दिखाई क्यों नहीं देती है आशुतोष जी? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, आरएसएस की ताकत है कि वो एक चीज को इतनी बार बोलेंगे कि लोगों को लगेगा कि झूठ भी सच साबित हो जाए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की गई वो तो आप लोगों ने देखा, इसलिए मुझे उस पर हैरानी नहीं होती। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि ये चुनाव का मौसम है, जवाब दूंगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां की जाएंगी, लेकिन क्या ये इस देश की हकीकत है या नहीं कि इस देश के अंदर जो दलित तबका है, जिसके ऊपर खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको पशुओं के बराबर रखा, वो किस जाति के लोग थे जिन्होंने ये काम किया? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? या जब ये सवाल पूछा जाएगा तो कह दिया जाएगा आप जातिवादी हैं, आप जाति के खिलाफ काम करते हैं। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान के सारे अखबारों में जो तमाम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने बेटे बेटियों के विवाह में धर्म क्यों, वो जाति क्यों देखते हैं और अपनी जाति और गोत्र में क्यों शादी करते हैं? इंसान समझ के शादी करें ना फिर, कि लड़की किसी लड़के से प्यार करे, चाहे किसी भी जाति को, चाहे किसी भी धर्म का। आप कह रहे थे कि नहीं ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा, आपको कोई बयान गलत नहीं लग रहा है। उधर बीजेपी ने देखिए कैसे इसको सीधे हिंदू अस्मिता से जोड़ दिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो काम है वो कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज से बड़ा मजा आता है, जब मैं कोई बात बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बहुत ज्यादा चुभती है और फिर पूरी की पूरी बातचीत बजाय कांग्रेस पे शिवसेना पे हमले करने के मेरे ऊपर हमले करने लगते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम इतना तो मेरा वो ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। लेकिन दो चीजें हैं। पहली बात ये समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीट वो खुद जीत सकती है वो दूसरों को क्यों देगी? भारतीय जनता पार्टी कोई दान करने के लिए तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि पशुपति पारस जो है वो इररिलेवेंट हो गए हैं तो उनको दूध में मक्खी की तरीके से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। जब उसको लगा चिराग पासवान उनके लिए इंपॉर्टेंट, चिराग पासवान को अपने पास रख लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सत्ता का स्वरूप यही होता है। अगर बीजेपी को यह लगता है कि किसी दो सीट पे वो कमजोर हो रही है तो राज ठाकरे के आने से मजबूत हो सकते हैं, इसलिए राज ठाकरे को लाएगा और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। एक मुद्दा कोई खड़ा कर दे, उसके आधार पर चुनाव का निवारण हो जाए, 2-3 दिन ये मुद्दे चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी, कांग्रेस उसका जवाब देगी और उसके बाद फिर ये मुद्दे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। असम के मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान दिया गया है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग अभी आना चाहते हैं, कुछ चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी की ओर से पलटवार किया गया। वो कह रहे हैं वो तो खुद कांग्रेस से निकले हुए, वो इस तरह की जुबान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हम तो भुक्तभोगी है, मैं भी तो कांग्रेस से निकला हुआ हूं। और मैं अधीरदा को कहना चाहता हूं, अधीरदा आपकी पार्टी तो आपका कितना अपमान करती है। बंगाल में इतना अपमान करने के बाद भी दीदी ने एक आध भी सीट नहीं दी। संदेश खाली पर आप बोलते रह गए, खड़गे जी ने पूरा डिनाई कर दिया, कहा कुछ नहीं, छोटी मोटी घटना है, फिर भी आप अपमानित होते रहे। छोड़ दीजिए उस विषय को। परंतु मैं आपको बताऊं, हेमंत जी ने बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस को वोट देना मतलब नोटा के साथ वोट देने से भी खराब है। क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी के बयान सुनकर आज कोई भी कांग्रेसी में कोई भी उनके प्रति विश्वास नहीं बचा। आप बताइए, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, फिर भी मैं शक्ति रूपेण जो संस्थिता उसको नमस्तस्य करता हूं, और ये कहते हैं हम शक्ति के खिलाफ हैं, हम शक्ति का विरोध करेंगे। अरे आप तो असूरी हो गए। फिर गजब बेइज्जती है। छोटे छोटे दलों की जिनकी राजनीतिक हैसियत बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अगर उनका भी पलक पावड़े बिछाकर बीजेपी वेलकम कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिन 70-72 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 रह गई थी, वहां पर जो जीत का मार्जिन 5,000 से 10,000 के आसपास था, उन सभी पर अपनी गोटियां बिछाकर उनको जीतने की फिराक में है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर राज ठाकरे की जरूरत महाराष्ट्र के अंदर है, तो मैं उसको उनकी कमजोरी का प्रतीक मानता हूं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने हिस्से की सीट कम नहीं करना चाहता, चाहे कोई भी हो। जब आप अपने हिस्से की सीट कम करते हैं, इसका मतलब यह कि आपको अपनी जीत का भरोसा नहीं होता। तो राज ठाकरे आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से इररिलेवेंट है। 2019 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, और जब लड़ा था तो 1.5% वोट मिला या 2% वोट मिला। राज ठाकरे के अंदर वो प्रतिभा एक जमाने में रही होगी। आज महाराष्ट्र की जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ते। अब शक्ति वाला बयान क्या महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? डिंपल यादव कह रही है कि भैया हम नहीं बोलेंगे, ये पीएम और राहुल गांधी के बीच की बात है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, कर्नाटक के अंदर जब बजरंगबली का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की गई और कहा गया बजरंगबली का अपमान किया गया है, तो उसका क्या असर हुआ? उसका असर यह देखने में कि भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां पर खराब थी। तो चुनाव जो है वो ऐसे मुद्दों के आधार पर नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े जाते हैं जो वाकई मसली मुद्दे हैं, उसी बात। अगर कर्नाटक की जनता को यह लगता कि बजरंग दल की बात करके बजरंगबली का अपमान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कर्नाटक की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताती। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, जब यह कहा गया कि वहां तो सनातन का किसी का अपमान हुआ है। तो जो चुनाव होते हैं, चुनाव लोकल मुद्दों के आधार पर होते हैं। अगर विधानसभा का है और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लोकसभा का चुनाव होता है। इसमें पिछले 10 साल में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके 10 साल की उपलब्धियों के ऊपर, उनके 10 साल के कामकाज के ऊपर, उस पर मुद्दा बनेगा। वो बयान मैंने देखा राहुल गांधी का, उस बयान में ऐसी एक भी आपत्तिजनक बात नहीं। तो फिर डिंपल यादव ने क्यों बोलने से इनकार कर दिया? उनको कहना चाहिए था कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल सही है। ठीक है चित्रा जी, ये सवाल डिंपल यादव से पूछिए। एक बात मैं जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक चीज को पकड़ के उसको घुमा देती है और फिर उसके आधार पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। रुको जरा, सबर करो। एमएनएस के साथ क्या होगा भविष्य के गर्भ में है, मैं उसके ऊपर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु हम वो दल है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूं, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता को तवज्जो देती है। कुछ सालों में आपने देखा होगा, एमएनएस वैसे 2011 से ही प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व की वकालत करती आ रही है। 14 में भी 19 में भी उन्होंने किया था, परंतु उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है। हिंदुत्व के मुद्दों पर, सीए हो, यूसीसी हो, इन मुद्दों पर उन्होंने समर्थन दिया है। और दूसरी ओर उन्होंने अपना एक व्यापक विस्तृत एक एजेंडा रखा है हिंदुत्व और हिंदुओं की विषयों को लेने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये उनका लुकआउट है। परंतु हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, अब तो एनसीपी भी हमारे साथ आ गई, शिवसेना हमारे साथ जो है पारिवारिक गुट को हटाकर अपने साथ आ गई। जिस प्रकार से दळवी जी आ गए, जिस प्रकार से अशोक चव्हाण, मिलिंद देवरा जी आ गए, जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी आ गए, तो एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में उसके काम को देखते हुए, उसके मोदी जी के ब्रांड और नाम को देखते हुए, और प्रभु श्री राम के लिए हमारी सदैव हम लोग जो एक प्रकार से रहते हैं लीन, उसको देखते हुए राम नाम और काम के साथ लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आशुतोष जी का विश्लेषण जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज होता है। तो क्या इंडी गठबंधन अपने आप को इतना कमजोर समझ रही है कि जो उनके जानी दुश्मन रहे हैं, एनसी और पीडीपी जानी दुश्मन एक दूसरे के साथ गठबंधन में, टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट जानी दुश्मन बंगाल में एक दूसरे के साथ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का बिठ नहीं रहा मामला दिल्ली में एक साथ हो गए, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, वहां पे एक साथ हो गए, और संजय राउत और संजय निरुपम रोज एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो फिर ये तो साइन है ना कि एक अब की बार आशुतोष जी 400 पार, क्योंकि जानी दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। नहीं, पर वहां पर विश्लेषण आशुतोष जी वैसा नहीं करेंगे। आशुतोष जी ने एक और बात कही मजेदार, उन्होंने कहा कि कोई आपत्तिजनक बात राहुल गांधी ने नहीं की। तो आशुतोष जी आप डिंपल भाभी को फोन करके बता दीजिए, वो तो पल्ला झाड़ रही है। और आशुतोष जी को तब भी आपत्तिजनक नहीं लगा जब इस शो में सनातन का भूत कहा गया, तब भी नहीं लगा जब सावरकर जी को मां बहन की गालियां दी गई राहुल गांधी के द्वारा, तब भी नहीं लगा जब मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते ये कहा, तब भी नहीं लगा जब
आज की तारीख में कर्नाटका में मुकेश नाम का एक लड़का हनुमान चालीसा चलाता है तो जिहादी उसको आकर पीटते हैं, तब भी उनको बुरा नहीं लगा जब जिस प्रकार की टिप्पणी सनातन को समाप्त करने की उदयनिधि ने की। जो ए राजा ने कहा मैं प्रभु श्री राम का दुश्मन हूं, मैं भारत का दुश्मन हूं। डी के सुरेश के भाई, डी के शिव कुमार के भाई ने कहा कि साउथ को आजाद हो जाना चाहिए, तब भी उनको नहीं लगा कोई आपत्तिजनक। भाई आशुतोष जी का स्टैंडर्ड अलग अलग है। उस समय मैंने पिछली डिबेट में कहा था, आशुतोष जी ने बोला मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। आशुतोष जी आज सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी का सिंबल भी अजीत गुट को दे दिया है। आपका टाइम ही खराब है और आपका विश्लेषण तो छोड़ दीजिए उसमें। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और आशुतोष वर्मा को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।